नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हिमालय के जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इसका हमारे दक्षिण एशियाई मानसून से क्या रिश्ता है, जो आजकल काफ़ी बदल भी रहा है। हमारे पास कुछ जानकारी है। एक लेख है जिसका शीर्षक है हिमालयी ग्लेशियरों का पिघलना और मानसूनी बदलाव। तो आज हम इसी जानकारी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतने बड़े बर्फीले पहाड़, ये ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल क्यों रहे हैं और इसका मतलब क्या है हमारे लिए, पानी की उपलब्धता पर और पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर। और शुरू में ही एक आंकड़ा है जो सच में चौंकाता है। वहीं से शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। ये जानकारी कहती है कि एशिया के ऊंचे पहाड़, जिन्हें हाई माउंटेन एशिया कहते हैं, वहां ग्लेशियर हर साल औसतन 22 गीगाटन से ज्यादा बर्फ खो रहे हैं। 22 गीगाटन? हाँ, 22 गीगाटन। अब इसको ऐसे समझें कि ये लगभग 90 लाख ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भरने जितना पानी है हर साल। हर साल? ये तो बहुत ही बड़ी मात्रा है। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये हाई माउंटेन एशिया कोई छोटा एरिया नहीं है। इसमें हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश जैसी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये एक तरह से एशिया का वाटर टावर है। यहाँ से निकलने वाली नदियाँ अरबों लोगों को पानी देती है। तो इतनी बर्फ का पिघलना, वो भी हर साल 22 गीगाटन, ये उस पूरे इकोसिस्टम के लिए और हम इंसानों के लिए भी बहुत चिंता की बात है। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि इसका कारण क्या बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर ये विश्लेषण एक जरूरी कड़ी जोड़ता है। स्रोत कहता है कि इसका सीधा कारण दक्षिण एशियाई मानसून का बदलता हुआ रूप है। अब हम तो मानसून को बारिश से जोड़ते हैं, गर्मी से जोड़ते हैं। ग्लेशियर से क्या सीधा कनेक्शन? क्या मानसून बर्फ भी लाता है? हाँ बिल्कुल। परंपरागत रूप से तो यही होता था। मॉनसून सिर्फ बारिश नहीं लाता, बल्कि ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों में ये बर्फबारी का एक बड़ा स्रोत रहा है। यही बर्फ ग्लेशियरों के ऊपर जमा होती है, जिसे हम एक्यूमुलेशन कहते हैं, मतलब बर्फ का जमा होना। अच्छा। और ये जमा हुई बर्फ ही ग्लेशियर को बनाए रखती है, उसको साइज देती है। गर्मियों में जो बर्फ नीचे पिघलती है, उसकी भरपाई इसी से होती है। ओके। तो ये एक तरह का आप कह सकती हैं ग्लेशियर का इनकम सोर्स था। लेकिन अब जैसा स्रोत बता रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चीजें बदल रही हैं। पहली बात, तापमान बढ़ने से बर्फबारी का जो मौसम है वो छोटा हो गया है। कम दिनों के लिए बर्फ गिर रही है। हाँ, कम दिनों के लिए। और दूसरी जो शायद ज्यादा चिंता की बात है, वो ये कि जब मॉनसून आता भी है तो बढ़ा हुआ तापमान अक्सर बर्फ की जगह बारिश गिराता है। अच्छा। ऊंचाई पर भी। मतलब बर्फ की जगह पानी गिर रहा है। जी। तो नतीजा क्या हुआ? ग्लेशियर की जो कमाई थी, मतलब एक्यूमुलेशन, वो कम हो गई। हाँ, कमाई घट गई। बिल्कुल। और दूसरी तरफ तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल ज्यादा रहे हैं, यानी उसका खर्चा, जिसे एब्लेशन कहते हैं, वो बढ़ गया है। तो आमदनी कम, खर्चा ज्यादा। एग्जैक्टली। तो जाहिर है ग्लेशियर का जो कुल वजन है, उसका जो मास बैलेंस है, वो नेगेटिव में जा रहा है, वो सिकुड़ रहा है। वो जो नाजुक संतुलन था, वो पूरी तरह बिगड़ गया है। ग्लेशियर को रिकवर करने का मौका ही नहीं मिल रहा। ये तो सचमुच में चिंताजनक बात है कि जो मॉनसून कभी उनको पोसता था, वही अब हाँ, बदलते मौसम के कारण उनके पिघलने में एक भूमिका निभा रहा है। अब इसके असर की बात करते हैं। स्रोत ये भी कहता है कि खतरा सिर्फ पहाड़ों तक नहीं है ना? अक्सर हम सोचते हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो पहाड़ों पे ही असर होगा। सही। लेकिन इसमें साफ लिखा है कि जैसे जैसे ये बर्फीले भंडार कम होंगे, नीचे रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए ताजे पानी की किल्लत बढ़ेगी। नदियां अस्थिर हो सकती हैं और भविष्य में बाढ़ और सूखे दोनों का खतरा बढ़ सकता है। ये कैसे? मतलब पहाड़ की बर्फ पिघलने से मैदानों में पानी की कमी या बाढ़ कैसे आ सकती है? हाँ, इसको ऐसे समझें कि ये ग्लेशियर एक तरह के वाटर टैंक है, जैसे हमने कहा वाटर टावर। हिमालय और इसके आसपास के पहाड़ों से जो नदियां निकलती हैं, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और भी कई, ये एशिया की जीवन रेखाएं हैं। बिल्कुल। करोड़ों लोग पीने के पानी, खेती, बिजली, सब के लिए इन पर निर्भर हैं। अब इन नदियों में पानी आता कहाँ से है? एक बड़ा हिस्सा तो मानसून की बारिश से, लेकिन जब बारिश नहीं होती, खासकर गर्मी के सूखे महीनों में, तब इन्हीं ग्लेशियरों से धीरे धीरे पिघलकर जो पानी आता है, वही नदियों को बहता रखता है। इसे बेस फ्लो कहते हैं। अच्छा।
ये बेस फ्लो। हाँ, ये ग्लेशियर का योगदान है सूखे समय में। अब सोचिए, जब ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं तो शुरू में क्या होगा? ज्यादा पानी आएगा। हाँ, कुछ समय के लिए नदियों में पानी का बहाव शायद बढ़ जाए क्योंकि ज्यादा बर्फ पिघल रही है। इससे अचानक बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है, खासकर अगर पिघलते ग्लेशियरों के पास बनी झीलें, जिन्हें ग्लेशियर लेक कहते हैं, वो फट जाएं। इसे GLOF कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ओह, GLOF, हाँ सुना इसके बारे में। लेकिन ये जो बढ़ा हुआ पानी है, ये हमेशा तो नहीं रहेगा ना। नहीं, क्योंकि ग्लेशियर तो छोटा हो रहा है। बिल्कुल, जैसे जैसे ग्लेशियर सिकुड़ता जाएगा, उसका ये बेस फ्लो वाला योगदान कम होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब ग्लेशियर इतने छोटे हो जाएंगे कि सूखे मौसम में नदियों में पानी की भारी कमी हो जाएगी। मतलब पहले ज्यादा पानी से बाढ़ का डर और फिर लंबे समय में पानी की किल्लत और सूखा। ये तो बड़ी अस्थिर सी स्थिति लग रही है। हाँ, यही अस्थिरता ही सबसे बड़ी चिंता है। हमारी नदियाँ, हमारी खेती, हमारे शहर सब एक निश्चित वाटर पैटर्न पर टिके हैं। जब पानी के बहाव में इतना उतार चढ़ाव आएगा, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। और एक और बात, जब बर्फ तेजी से पिघलती है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, गाद, पत्थर भी लाती है। हाँ, कटाव। हाँ, कटाव बढ़ता है। इससे नदियों का तल ऊपर उठ सकता है, पानी गंदा हो जाता है, हमारे बांधों और नहरों को नुकसान पहुंच सकता है, पानी की क्वालिटी भी खराब होती है। इसीलिए ये स्रोत ये चेतावनी दे रहा है कि अगर ये पिघलना ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दशकों में इन ग्लेशियरों पर निर्भर इकोसिस्टम और समुदायों को अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अभूतपूर्व? हाँ, मतलब ऐसी चुनौतियां जो हमने पहले कभी नहीं देखी। जी, ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये पानी, खाना, ऊर्जा सबकी सुरक्षा से जुड़ा है। ये एक मानवीय संकट बन सकता है। तो अगर हम पूरी बात को एक लाइन में समझने की कोशिश करें, जैसा शोध बता रहा है, मॉनसून बदला, कम बर्फ, ज्यादा बारिश, इससे ग्लेशियरों की कमाई कम हुई, खर्चा बढ़ा, ग्लेशियर सिकुड़ने लगे और इसका असर नदियों पर पड़ा, कभी ज्यादा पानी, कभी कम पानी, और अंत में नीचे रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए पानी का संकट, खेती पर असर और बाढ़ सूखे का खतरा। क्या ये सही क्रम है? हाँ बिल्कुल, ये एक तरह की चेन रिएक्शन है। जलवायु परिवर्तन का एक असर दूसरे को बढ़ा रहा है और उसके परिणाम बहुत दूर तक जा रहे हैं। और ये हमें उस सवाल पर लाता है जिस पर स्रोत इशारा कर रहा है कि भाई अब हमें करना क्या चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया क्या हो। जब विज्ञान हमें बता रहा है कि भविष्य में गंभीर और अभूतपूर्व, मतलब पहले कभी ना आई हो, वैसी चुनौतियां आने वाली हैं, तो हम बस हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें सोचना होगा कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें। तो आज हमने इस विश्लेषण से समझा कि कैसे एशिया के ये विशाल वाटर टावर, ये ग्लेशियर वाकई खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। हर साल लाखों स्विमिंग पूल जितना पानी खत्म हो रहा है। और ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग का सीधा असर नहीं, बल्कि हमारे मॉनसून के बदलते मिजाज से भी जुड़ा है, जहां बर्फ की जगह अब ज्यादा बारिश हो रही है ऊंचाई पर। हाँ। और सबसे जरूरी बात, इसके नतीजे कितने गंभीर और दूर तक जाने वाले हैं। न सिर्फ पहाड़ों पर, बल्कि नीचे मैदानों में करोड़ों लोगों के लिए पानी का संकट, नदियों का बदलता व्यवहार, बाढ़ और सूखे का बढ़ता खतरा। बिल्कुल, और यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये सब आपस में जुड़ा है। पहाड़ पर जो हो रहा है उसका असर मैदान पर है, और मैदानों में जो हम कर रहे हैं जैसे प्रदूषण, उसका असर पहाड़ों पर। सही कहा। ये एक पूरा सिस्टम है। और स्रोत में जो अभूतपूर्व चुनौतियों की बात कही गई है, उसे हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा। इसका मतलब है कि हमें पुराने तरीकों से हटकर नए समाधान खोजने होंगे, क्योंकि जो समस्याएं आ रही हैं वो शायद हमारे पिछले अनुभवों से कहीं ज्यादा बड़ी और जटिल होंगी। इस पर फौरन ध्यान देना होगा। और इसी चेतावनी से जुड़ा एक सवाल हम आखिर में छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्रोत बार बार कह रहा है अभूतपूर्व चुनौतियां। कभी सोचा है कि ये चुनौतियां असल में कैसी दिख सकती हैं? क्या इसका मतलब है कि पानी की कमी के कारण लोगों को बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा? ये हो सकता है। या क्या हमारी खेती करने के तरीके बिल्कुल बदल जाएंगे? ऐसी फसलें उगानी पड़ेंगी जिन्हें पानी न के बराबर चाहिए। संभव है। या फिर क्या पानी को लेकर हमारे समुदायों में, राज्यों में या देशों के बीच नए तरह के झगड़े शुरू हो सकते हैं? ये भी एक गंभीर संभावना है। और सबसे बड़ा सवाल, इन आने वाले कल के लिए हम आज क्या तैयारी कर सकते हैं? अलग अलग स्तर पर लोग, सरकारें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, क्या ऐसे कदम हैं जो इन असर को कम कर सकें या हमें इनके साथ जीने के लिए तैयार कर सकें? हाँ, इन सवालों पर सोचना और काम करना शायद आज की सबसे बड़ी जरूरत है।